इक्वल टू ए पे, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन का बिहेवियर, हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो मीन यू कैन से दैट they goes and goes and goes and goes and no behavior shows, but suddenly as they reaches, let me say x is equal to a, they show the behavior, एक sudden jump आता है like this, और फिर वो स्मूथली यानी कि फिर वो जीरो हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? यानी हमारे पास इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है कि ये x की एक बहुत बड़ी रेंज है बेटा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। x वेरिएबल आप रेंज पीछे देख के आ चुके हैं ना कि x पे एक बहुत बड़ी रेंज है, x माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये ओरिजिन है, इस तरफ x गोज टू प्लस इंफिनिटी, इस तरफ x गोज टू माइनस इंफिनिटी। तो बेटा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारी x की वैल्यू, सब के लिए ये फंक्शन जीरो है, लेकिन एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, दैट इज x इज इक्वल टू a। बात समझ रही है? तो ये है, ये मैं वन डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन बना के देखने की कोशिश की ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। अच्छा बेटा, इसका ये इसकी जरूरत है, समझ तो आ गई ना कि एक सिर्फ एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, बाकी ऑल पॉइंट पे इट इज जीरो, यानी at x is equal to a, Dirac delta function is infinite. At all other points, यानी all other points जो कि बहुत ज्यादा है x की वैल्यू छोड़ के, सिर्फ x is equal to a, सब पॉइंट्स, वहां पे इसकी वैल्यू Dirac delta function is जीरो। बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। तो इस तरह का ये बिहेवियर Dirac delta यहाँ पे क्यों जरूरत महसूस हुई? बेटा आपने प्रॉब्लम किया होगा 1.16 कि एक आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन दिया हुआ है r यूनिट वेक्टर डिवाइड r मैग्नीट्यूड स्क्वायर v वेक्टर ये है, और उसने प्रॉब्लम पूछा था कि आप इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, तो आप डाइवर्जेंस देखते हो जीरो आता है उस फंक्शन का बेटा, लेकिन वो फंक्शन इस तरह का है कि अगर प्लॉट करे तो दैट हैज द मैक्सिमम डाइवर्जेंस। तो आगे आपके पास एक आर्टिकल भी है जिसमें उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्चुअली मसलन ये जो फंक्शन r यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय r मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बेटा ये इस फंक्शन है जिसका एक पॉइंट चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q, ये तो कांस्टेंट है, साथ में आता r यूनिट वेक्टर डिवाइड r मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो उसका आप डाइवर्जेंस लें तो बेटा इसलिए जीरो आता है कि वो हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता है, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ के वो पॉइंट जहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वहां पे जब वो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इंफिनिटी आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंस मैक्सिमम। ओके, तो हम इसलिए डिराक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जहां पे जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है वहां मैक्सिमम डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी हर पॉइंट पे जीरो है, तो फिर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिराक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू देता है। बात क्लियर बेटा यहाँ पे इसकी क्यों जरूरत है? जी सर। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये आप डिटेल से पढ़ते हैं, डिराक डेल्टा, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स डिराक डेल्टा फंक्शन के यानी के बगैर अधूरी है। तो आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 पाई के कांस्टेंट बाहर ले आया तो इस 4 पाई से कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास इंटीग्रल जो है वो ये आ गया, लाइक ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है कि बेटा एक डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी फंक्शन को जो x पे डिपेंड कर रहा है और आप इस डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x माइनस ए dx पे इंटीग्रेट करते हैं, बेटा इसका मतलब ये है कि क्योंकि हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अगर डेल्टा फंक्शन अप्लाई करें उस फंक्शन पे, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वेयर डिराक डेल्टा फंक्शन इज मैक्सिमम। और डिराक डेल्टा फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है? x इज इक्वल टू a पे। यानी
आपका फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे इवेल्युएट हो सकता है, एक पॉइंट पे वैल्यू देगा, दैट इज x इज इक्वल टू a। तो बेटा दैट्स व्हाई मैंने लिखा है कि दिस फंक्शन विल बी इवेल्युएटेड ओनली एट वन पॉइंट a। बात जा रही है? तो बेटा जी ये तो वन डायमेंशन केस होगी। अगर थ्री डायमेंशन, ये आपके पास थ्री डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो अगर आप इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आर प्राइम वेरिएबल्स, ठीक है। फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्राइम वेरिएबल्स। डिराक डेल्टा फंक्शन थ्री डायमेंशन डिराक डेल्टा फंक्शन ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है व्हेन r प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। बात समझ आ रही है? So this function can be evaluated only at one point when r prime vector is equal to r vector। बेटा ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो इसका आंसर आ जाएगा सिंटैक्स का रो दैट इज फंक्शन ऑफ r वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यानी कि ये चीज आपके पास आ गई। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं कि हमने कूलम लॉ से डायरेक्टली प्रूव कर लिया है गॉसेस लॉ। दिस इज व्हाट यू से द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। बात क्लियर है? डायरेक्टली हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द कूलम्स लॉ। बात क्लियर है? आगे चलें। जी सर। जी नेक्स्ट बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है, आप देख ही रहे हैं, कर्ल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम देखना चाह रहे हैं बेटा। First of all, I am going to consider a very simple situation in which a single isolated point positive charge is placed at the origin of your coordinates। ये origin है जहाँ पे Q पर हुए, ये ऊपर y axis है, z axis है, ये इस तरफ y axis है, ठीक है। तो बेटा इसकी किसी भी r लोकेशन पे, r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप जानते हैं कि अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे रखा, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी किसी r डिस्टेंस के ऊपर। कोई ऐसा पॉइंट जिसका चार्ज से दिस स्मॉल r डिस्टेंस है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। बात क्लियर है बेटा? यस सर। और अगर मैं सिंगल पॉइंट चार्ज जो रीजन पे रखा हुआ है, इसकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, तो आपको पता है हम डाइवर्जेंस वाले आर्टिकल भी ये करके आए हुए हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज दैट प्लेस एट द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट। बात क्लियर बेटा? जी सर। तो बेटा जस्ट डायरेक्टली by looking at this figure we say that curl of this electric field is zero। ठीक है, उसकी वजह ये है, आपको पता है कि ये इस पॉइंट से जहां पे चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही है, ये कर्ल कर ही नहीं सकती। अगर ये मतलब कोई आप कहते हैं कुछ फील्ड लाइन कर्ल करेंगी मतलब यूं, तो वो बेटा अदर फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगी। और आपने ऐसा बचपन से पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बात समझ आ रही है ना? कर्ल कर ही नहीं सकती, ये तो डाइवर्ज कर रही है। तो हमें पता है कि कर्ल ऑफ दिस फील्ड E will be zero just look at this figure। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यही बताने की कोशिश किया। बट लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग कि वाकई ऐसा है कि कर्ल जीरो होता है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो कि ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है। ओके लेट अस कैलकुलेट दिस। ये बेटा आपके पास वही सिचुएशन है, मैं इसको और तरीके से डील कर रहा हूँ कि आपके पास पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट मी से कि मैं एक पॉइंट स्पेस में एक पॉइंट ए से ये बात फॉलो करता हुआ पॉइंट बी तक मूव करता हूँ, यानी ए से बी तक मैं मूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताता चलूं कि A क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए, और आर बी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट बी। फिगर से क्लियर है ये बात समझ आ रही है? तो बेटा जी एक्चुअली सर। मैं करने के जाऊं, मैं लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? तो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की जो कि ओरिजिन पे रखा है। बात समझ आ रही है? आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पाथ के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ जहाँ चार्ज रखा है उससे ये डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है।
बात समझ आ रही है ना? तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। बेटा मैं इस पाथ को ए टू बी पाथ है, ओपन पाथ है ए टू बी, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करूं तो बेटा मैंने एक उनमें से ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर है आर। तो बेटा यहाँ पे इस लोकेशन पे जहां मैंने लेंथ एलिमेंट लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर वेक्टर अगर आप मूव करते हैं तो आर वेक्टर की वैल्यू कम या ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि आर वेक्टर के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके तो मैं E डॉट DL कैलकुलेट करने जा रहा हूं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B ऑन दिस ओपन पाथ, ठीक है ना? ओके बाकी चीजें बेटा यहाँ रेड हुआ हुआ ये मैं बाद में समझाता हूँ, क्योंकि ये आगे चीज है जिसे मैंने समझाना है। अभी मैं फिलहाल ये चीज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ये चीज E डॉट DL A टू B, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड along the path from A to B। ओके ये आ गया बेटा। अब बेटा आपको पता है पॉइंट चार्ज रीजन पे रखा है, और हमें ये भी मालूम है कि पॉइंट चार्ज पोजेसेस स्फेरिकल स्पिन, हम पीछे ऐसा डिस्कस करके आ चुके हैं। तो बेटा इसलिए DL जो होगा वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, हमें अपनी कैलकुलेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करनी पड़ेगी। DL वेक्टर विल बी in this case will be dr into r unit vector plus r d theta into theta unit vector plus r sin theta d phi into phi unit vector। आपके पास dl ये आ जाएगा। बात क्लियर है बेटा? यस सर। E एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज की जो कि ओरिजिन पे रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये होती है। तो हमें E वेक्टर पता है, हमें DL वेक्टर का पता है, तो बेटा E डॉट DL हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये ऐसे, ठीक है। और हमें इतना मालूम है कि सिर्फ एक ही टर्म सरवाइव करेगी, और सरवाइविंग टर्म कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि जब हम डॉट लेते हैं तो आपके पास ई और DL का ई वेक्टर और DL वेक्टर का जब डॉट लेते हैं तो आपके पास टोटल 3 टर्म्स आती हैं, उनमें से सिर्फ एक सरवाइव करेगी जो ये होगी, और बाकी 2 जीरो होंगी। रीजन क्या है बेटा? जो सरवाइव करेगी उस टर्म के साथ ये चीज आएगी जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रही है, और जो जीरो हो रही है उनके साथ ये यूनिट वेक्टर्स इन्वॉल्व, इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा। तो आपको पता है कि ये जीरो होंगे बिकॉज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ओके सो हमें E डॉट DL का पता चल गया कि इक्वल टू दिस। अब बेटा कोई मुश्किल नहीं है अगर हमें कहा जाए कि E डॉट DL कैलकुलेट करें अराउंड दिस पाथ फ्रॉम A टू B, ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे E डॉट DL आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, Q इज कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले आए, अंदर सिर्फ रह गया dr बाय r स्क्वायर ये चीज। और R पे लिमिट क्या है? RA टू RB, यानी पॉइंट A is at RA distance, पॉइंट B is at RB distance, ठीक है ना? ये कौन है भाई? मैं बेटा इसको रिमूव कर लूं एक दफा, क्योंकि ये बच्चे सीरियस ही नहीं है पढ़ने में। मैं कितनी दफा माइक्रोफोन ऑफ रखा करें, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ओके बेटा मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ dr बाय r स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आपको पता है 1 बाय r स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है वो -1 बाय r है, -1 बाय r। लेकिन बेटा मैंने -1 बाय r नहीं लिखा, +1 बाय r लिखा है, क्यों? माइनस साइन मैंने लिमिट्स में अब्सॉर्ब कर दिया, यानी कि RA टू RB लिमिट थी तो मैंने R टू RA कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बात समझ आ जी रही है? सर। ओके आ गया। तो मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट 1 बाय RA देगी माइनस लो लिमिट 1 बाय RB देगी। तो ये बेटा आपने कैलकुलेट कर लिया E डॉट DL लाइन इंटीग्रल फ्रॉम सम पॉइंट A टू सम अदर पॉइंट B इन स्पेस। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके
Now we calculate E dot dl B to A. अब बेटा B to A वापस आ रहे हैं, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का। मुझे पिछली फिगर एक दफा आपको शो करनी पड़ेगी। अब बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि जो मैंने कहा था ना कि ये रेड वाला पोर्शन मैं बाद में समझाता हूँ। अब बेटा हम मूव कर रहे हैं बी टू, यू कैन सी ये वेक्टर एरोज में मैंने डायरेक्शन शो किया कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, बी टू ए मूव कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना। तो अब जी हमें ई डॉट डी एल बी टू ए अलॉन्ग दिस पाथ कैलकुलेट करना है। और मैं कहता हूँ कि ये जब हम मूव करते हैं ए टू बी और जब वापस मूव कर रहे हैं बी टू ए, तो बेटा ये हमारा क्लोज पाथ बनता है सी। और आपने देखा होगा कि मैंने इस क्लोज पाथ को आधा रेड शो किया है, सी को आधा ब्लैक शो किया हुआ है कि ये क्लोज पाथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ए टू बी जो ब्लैक पाथ है प्लस बी टू ए जो पाथ है, इन दोनों को मिला के मैंने इसको सी कहा है, यानी दिस इज द क्लोज पाथ सी। फिर मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि क्लोज पाथ सी जो इंटीग्रल पे हम इस सर्कल शो करते हैं, मींस क्लोज पाथ, और सी इज द क्लोज पाथ वेयर ये क्लोज पाथ किसके इक्वल है, ये बेटा ब्लैक पाथ ए टू बी प्लस दैट पाथ बी टू ए। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ही हो गया, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि हम एक्चुअली अब करने जा रहे हैं अराउंड क्लोज इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा एक चीज बेटा यही मैं बता देता हूँ क्योंकि बाद में ये यूज होगी कि एक तो आप नोट करें कि मैंने वापसी पे बिल्कुल वैसे ही पाथ ही लिया, यानी आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिपेंड करता है ये लाइन इंटीग्रल, ना कि पाथ की शेप पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है ना? आप बेशक सेमी सर्कुलर पाथ लेके पॉइंट ए तक आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, दूसरे लफ्जों में कह लें, ठीक है ना। तो जी सर। ये जो मैंने स्ट्राइप की है रेड पेंसिल से सरफेस, दिस इज द ओपन सरफेस एस व्हिच इज बाउंडेड बाय दिस क्लोज पाथ सी। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके अब वापस चलते हैं हम उसी पेज के ऊपर। ओके हम बेटा इस पेज पे थे, हमें पीछे जाना पड़ा फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो समझ आ रही है कि अब मैं लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना, यानी रेड पाथ जो मैंने वहां पे बनाया था। ओके सो बी टू ए अगर मैं ई डॉट डी एल कैलकुलेट करूँ तो एक ट्रिक है छोटा सा कि बेटा मैं यहाँ पे अगर माइनस साइन ऐड कर दूं तो मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, यानी मैंने माइनस साइन ऐड किया तो मुझे लिमिट ए टू बी करनी पड़ी। बात समझ आ रही है? जी सर। यस और सर। ए टू बी ई डॉट डी एल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये है, वो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, बाहर एक नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 1/r भी माइनस 1/r है, ये चीज आ जाएगी। वैल्यूज यहाँ पे ए टू बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। बात क्लियर है? जी सर। यानी ए टू बी आपके पास ये आंसर आया है और बी टू ए आपके पास ये आंसर है। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके अब हम कैलकुलेट करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ई अराउंड क्लोज पाथ सी, जो पीछे मैंने बताया था कि वो क्लोज पाथ है जो ब्लैक पाथ ए टू बी और रेड पाथ बी टू ए से मिलके बना, दो पाथ से बना है ये क्लोज पाथ सी। बात क्लियर है बेटा? तो जाहिर है अगर हम लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ कैलकुलेट करना चाहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बारी बारी अलोंग ईच पाथ फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल और फिर प्लस फ्रॉम बी टू ए ई डॉट डी एल, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें लाइन इंटीग्रल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा अराउंड क्लोज पाथ। और बेटा अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको पता है आंसर 0। जी सर। बात क्लियर है ना? कहने का मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज कॉन्टूर क्लोज पाथ सी इज ऑलवेज 0। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
और ये हमें ये बताती है, यानी कि फिजिकली ये इक्वेशन ये हमें बताती है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, ओके, हम आगे जाके और भी जिक्र करेंगे कंजर्वेटिव क्या ऐसे। चले ये मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, तो बेटा आपको पता ही होगा कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये आपने ऐसे ये पीछे पढ़ के आ चुके होंगे, कई मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब अगर हमें पता चल भी गया कि ये कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो इससे हमें क्या फायदा? बेटा याद रखिएगा कि आप सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल दे के बता सकता हूं कि आपने पीछे ऐसे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। मसलन बेटा आपने छोटी क्लासेस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। अब मैट्रिक्स से शुरू हो जाते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो क्यों पढ़ी आपने? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यू कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यू कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरह आपने पिछली क्लास में इलास्टिक फोर्स पढ़ी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें सुनी होंगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। इसके अलावा आपने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बातें की होंगी। बात समझ आ रही है ना? तो बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो सारी कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो जाहिर है आप उनके लिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, आपको पढ़नी चाहिए वो। ठीक है ना? और इससे ये भी पता चलता है कि अगर हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब है आगे क्या आ रहा है? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात, जाहिर बात है कंजर्वेटिव जो है। और बेटा मैंने कहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके एग्जांपल दी फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके लिए आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। आपने अपनी पिछली क्लासेस में ये चीज नहीं पढ़ी होगी कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल और फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। ओके, तो हमें इससे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, लेट्स से आगे चलते हैं। तो बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसका मतलब है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज कंटूर C इज 0। दिस इज ट्रू फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ वेक्टर्स। यानी कि हर वेक्टर्स का लाइन इंटीग्रल 0 नहीं होगा। मसलन फ्रिक्शनल फोर्स लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ 0 नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना? तो हर वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ 0 नहीं होता, बट क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए इसका लाइन इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ हमेशा 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से स्टैटिक से हम क्या मुराद लेते हैं बेटा? स्टैटिक मीन नो टाइम डिपेंडेंस या नो टाइम वेरिएशन। भाषण यानी टाइम पे ये डिपेंड नहीं है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ स्पेस वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। यहाँ से क्लियर है? बात क्लियर है ना बेटा? पीछे हम जिक्र करते आए हैं इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। अच्छा बेटा मीटिंग बंद होगी तो मेरा इंतजार कीजिए, मैं फौरन ही अगला लिंक सेंड कर दूंगा ताकि कंटिन्यूटी रहे हमारे लेक्चर में। आ जाए इस पेज पे। जी बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ ये चीज तो हमें पता चल गई है। ये मैंने एक दफा फिर किया कि इस पेज पे हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। अगर बेटा मैं लेफ्ट साइड पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि मेरी लेफ्ट साइड ये आ जाएगी। और बेटा मैंने रेड स्ट्राइप से शो भी की हुई है कि ये ओपन सरफेस एस कौन सी है।
आपको पता है कि S is the open surface bounded by this closed path C. बात क्लियर ना? जब मैंने वो फिगर शो की तो मैं वहीं पर बता रहा कि रेड पेंसिल से जो मैंने स्ट्राइप्स लगाई हैं, दिस इज द ओपन सरफेस बाउंडेड बाय सी. बात क्लियर है बेटा? यस सर. तो कर्ल थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम मैंने लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया, ये चीज आ गई मेरे पास. बिकॉज यहाँ पे बेटी ये जो ओपन सरफेस है, द चॉइस ऑफ दिस ओपन सरफेस इज आर्बिट्रेरी. मीन दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी ओपन सरफेस एस. ठीक है ना? यानी आपको वो पाथ हमने जिक्र किया था कि पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ हम कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है? तो अगर दोनों पाथ ए टू बी भी सेमी सर्कल हो, बी टू ए सेमी सर्कल हो, ठीक है ना, आप सेम रेडियस, तो जाहिर है आपके पास जो ओपन सरफेस आएगी वो एक सर्कुलर ओपन सरफेस होगी. बात समझ आ रही है? अगर स्ट्रेट पाथ हो, यानी कि आप इस तरीके से जाएं कि हाफ ए से बी तरफ मूव करें कि आपके पास हाफ रेक्टेंगल बने, फिर बी टू ए वापस आए तो फिर हाफ रेक्टेंगल बने, तो आपके पास जो ओपन सरफेस होगी वो रेक्टेंगुलर होगी. उसके लिए भी ये ट्रू है. बात समझ आ रही है? तो Yes, this sir. is true for any open surface S. So that's why integrand must be equal. ठीक है? तो integrand equal होने का क्या मतलब है कि del cross E will be 0. ठीक है? ये जी सर. इसी एक्सप्रेशन की ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन की ये इंटीग्रल फॉर्म है. बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर एक सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे हो, जो हम फिगर से देख के कह रहे थे कि उसका कर्ल हमेशा जीरो होगा, हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर लिया है कि हाँ उसका कर्ल जीरो है. ठीक है? एक और तरीका भी है इसको डायरेक्ट करने का. क्या आपको पता है बेटा कि अगर एक सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे लाइक कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर. पीछे हम ये पढ़ के आ चुके हैं. समझ आ रही है ना? जी सर. क्यू अगर ओरिजिन पे है बेटा, उसका डायरेक्ट आपका ले लें दोनों साइड्स का. आपको पता है क्यू बाय 4 पाई नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले आए, तो कर्ल ऑफ दिस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड क्यूब. यहाँ पे आप कह लें आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड स्केल. एक ही बात है. बात समझ आ रही है ना? तो जी सर. बेटा ये जीरो मिलेगा. उसकी वजह यह है कि ये चीज जीरो है. ये जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये टर्म जीरो होती है. इस वजह से इसका कर्ल जीरो आ जाएगा. एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा है. ठीक है? अगर बेटा ओरिजिन पे न रखा हो, ठीक है, बल्कि आर प्राइम डिस्टेंस पे है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन हम पीछे ये लेके आए हुए हैं. ठीक है? तो अगर स्टैटिक चार्ज एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक है एट आर प्राइम डिस्टेंस, यानी आर प्राइम डिस्टेंस फिक्स है, चार्ज स्टैटिक है. ठीक है? तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये होगी, और इसका डायरेक्ट कैलकुलेट करें, फिर आपको जीरो मिलेगा, और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज दिस वन. ठीक है? ये बेटा ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है, ये स्पेशल केस है. हाँ, ये स्पेशल केस है. आर प्राइम वेक्टर इज अ नल वेक्टर, जीरो, जब चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है. ठीक है? तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको जीरो आंसर मिलेगा. बेटा ये आगे कैलकुलेट करेंगे, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि ये जीरो आया है. हाउ, ये बाद में डिस्कस करते हैं. क्लियर है बेटा? यस सर. ये जीरो आ गया. अच्छा, अब बेटा आगे चलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा टाइम हो गया है, हमारी मीटिंग अचानक बंद हो सकती है. मैं पहले आपको नया लिंक सेंड कर दूं बेटा, फिर हम ना आगे बात करते हैं. ठीक है? स्टे विद मी, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ नया, क्योंकि लेक्चर हमारा 60 मिनट्स का है, हाँ 40 मिनट्स का नहीं.